1842 में हुए पहले अफगान युद्ध में दोस्त मोहम्मद के बेटे आमिर शेर अली के हाथों अंग्रेजों की करारी हार के बाद विल्सन उत्तराखंड में शरण लेने आया था। गंगोत्री से 13 किलोमीटर पहले मुखवा नाम के एक गांव में छोटी जाति के एक व्यक्ति ने उसे आश्रय दिया था। भागीरथी घाटी में बसे इस आखिरी गांव में गंगोत्री के पंडे यानी जो गंगोत्री के पुजारी है वो रहा करते थे, अभी भी रहते हैं। सर्दियाँ शुरू होने पर मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। तब अधिष्ठात्री देवी की प्रतिमा को मुखवा में लाकर प्रतिष्ठित किया जाता है। इस पहाड़ी गांव में पहुंचे लंबे चौड़े डीडोल वाले इस फिरंगी को देखकर पहले पहले तो यहाँ के स्थानीय लोग काफ़ी खौफ खाते थे। महिलाएं और बच्चों के बीच तो बंदूकधारी विल्सन का इतना खौफ था कि उसे देखकर वह लोग अपना रास्ता बदल लेते थे। लेकिन बाद में यही विल्सन लोगों के बीच हुलसिंग नाम से लोकप्रिय हो गया था। तो मुखवा के ब्राह्मण तो विल्सन से दूर ही रहा करते थे, लेकिन गांव में रहने वाले छोटी जाति की मोतुगु दास ने उसे आश्रय दिया था। ढोल नगाड़ा तुरही बजाने वाला दास लोगों के सभी शुभ अशुभ कामों में बाजे बजाता था। मंदिरों और सवर्णों के घर दास का प्रवेश वर्जित था। ढोल नगाड़ा रणसिंगा भेरी और शहनाई बजाने में दास पारंगत था। गढ़वाली में इस जाति के लोगों को बाजगी कहकर बुलाया जाता है। बाजगियों से मिलता जुलता पेशा करने वाली एक जाति है बेड़ा या फिर बादी। गांवों और गलियों में ये ढोलक पर नाचते बदलते मौसम के गीत गाते दर्शकों और श्रोताओं का मनोरंजन करते हैं। वसंत ऋतु में जब पहाड़ और घाटियाँ सजी सवरी होती तब बादी नर्तक और गायक समा बांध देते हैं। गढ़वाल में बाजगियों, बादियों, लोहारों, बढ़इयों, नाइयों और दर्जियों को हरिजन कहकर पुकारा जाता है। यहाँ घरों में मैला उठाने का काम कोई नहीं करता। मुखवा के सवर्णों और दासों में अंतर यह था कि दास अनपढ़, गरीब और हर तरह से जो पंडित हुआ करते थे उन पर आश्रित रहते थे, और पंडों में उन्हें जो अनाज मिल जाता था उसी पर वह अपना गुजर बसेरा करते थे। तो विल्सन के आने के बाद उनके रहन सहन और जीवन स्तर में काफ़ी तब्दीली आई। विल्सन उन्हें अपने साथ शिकार पर जंगल ले जाता, मजदूरी में नकद पैसे देता। उन दिनों मिलने वाली दैनिक मजदूरी एक आने की जगह विल्सन उन्हें 2 आना देता था। शिकार में विल्सन का मुख्य लक्ष्य तो मोनाल या फिर कस्तूरी मृग हुआ करता था। उनकी खालें वह खुद सावधानी से उतारता जिससे वह क्षतिग्रस्त ना हो। अपने सहायक शिकारियों मुखवा के दासों को भी उसने शिकार करना सिखा दिया था। शिकार से निकाली गई खाल का प्रारंभिक उपचार वह यहीं किया करता था। बेहद ठंडी जलवायु में वे खराब नहीं होती थी। काफ़ी मात्रा में कस्तूरी मृग की नाभें होती है जो, और खालों को वह जमा किया करता था और उन्हें फिर मसूरी और देहरादून में बेच आया करता था। तो इन दिनों टकनोरी लोग मांस के लिए कस्तूरी मृग का शिकार किया करते थे। कस्तूरी की जो नाभें थे उनको वो मामूली सी एक कीमत पर बेच दिया करते थे। तो विल्सन से ही उन्होंने इनकी कद्र करना सीखा, तो उन्हें इसकी सही कीमत का अंदाज़ा हुआ। सारा गांव कस्तूरी मृगों को हाँककर विल्सन की तरफ खदेड़ देता। शिकार के लिए एक ही दौर में वह ढेर सारे मृग मार देता था। उनके जो नाभें थी उन्हें काटकर और खाल और गोश्त हकीयों में बांट देता था। बेचने से पहले नाभों को धूप में सुखाया जाता। नाभों की संख्या इतनी हो जाती थी कि हर्सिल वाले बंगले के आंगन में जब नाभों को सुखाने के लिए उन्हें धूप में फैलाया जाता तो वह दूर से देखने में गेहूं के दानों से नजर आते थे। उसे बेचकर वह मालामाल हो गया। अब विल्सन का जो व्यापारी दिमाग था हिमालय के इन अछूते जंगलों को दोहने में एक बड़ी योजना पर काम कर रहा था। उसे शुरू करने की अनुमति लेने वह टिहरी पहुंचा। भागीरथी घाटी में खड़े लंबे और मोटे तने वाले देवदार वृक्षों को काटकर वह उनकी कीमती लकड़ी मैदानों में बेचना चाहता था। महाराजा उसकी योजना सुनकर हंसे। उन्होंने अचंभे से पूछा कि इस कीमती लकड़ी को भला मैदानों तक ढोकर कैसे ले जाओगे? तो टिहरी गढ़वाल के इतिहास में शायद पहली बार 1850 के आसपास विल्सन ने अछूते सक्कू वनों का
₹400 की नाममात्र वार्षिक राशि देकर प्रतिबंधित पट्टा हासिल कर लिया। तो जंगल का पट्टेदार के रूप में विल्सन ने निसंदेह ऊंचे पहाड़ों के अछूते जंगलों का अंधाधुंध विनाश किया। करीब 15 बरस तक वह पूरी निष्ठुरता से अपना कुल्हाड़ा चलाता रहा और उसने टकनौर, बाड़ाहाट तथा भंडारसू के पहाड़ों को देवदार के पके वृक्षों से एकदम खाली कर दिया था। उसके दोहन ने चुन चुनकर सबसे बढ़िया माल उठा लिया और काटे हुए अधिकांश पेड़ों को जंगल की धरती पर सड़ने के लिए छोड़ दिया। एसपी शाही ने नॉर्थर्न फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज मैगजीन के सन 1961-62 के अंक में लिखा है कि विल्सन द्वारा जंगल में छोड़े गए माल वृक्षों के लट्ठे और पुराने ठूंठों के दूर दूर तक फैले कब्रिस्तान थे। मौसम के विनाशकारी थपेड़ों की मार खाते हुए उन्हें लगभग एक शताब्दी का लंबा समय गुजर चुका था। विल्सन उत्तराखंड के कठिन दुर्गम इलाकों में वनों का दोहन करने वाला, प्रदेश में कीमती इमारती लकड़ी को प्राकृतिक जल धाराओं, नदियों के जरिए बहाकर नीचे मैदान में ले जाने वाला पहला आदमी था।